नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। तो अपन पढ़ चुके हैं आरोह में दूसरा पाठ आलोक धनवा, जिनका पाठ परिचय और कवि परिचय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पतंग। जो उनकी कविता है वो ली कहां से गई है? दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है। और पतंग एक लंबी कविता है जिसका हमारी पाठ्य पुस्तक में तीसरा भाग दिया गया है। कौन सा भाग दिया गया है? तीसरा भाग दिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ने से पूर्व अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर अपन शुरू करते हैं पतंग कविता को। तो शुरू करें पतंग को। पतंग क्या कहता है कवि? कवि का नाम है आलोक धनवा। ली कहां से गई है? दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती काव्य संग्रह उनका 1998 में आया था, आपको याद हो तो। और यहाँ पर अपन जो पतंग है उसका तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। पतंग एक लंबी कविता है और तीसरा भाग हमारे पाठ्य पुस्तक में आया गया है। इसके अंदर बिंबों का प्रयोग है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि क्या कहता है? कवि कहता है, पतंग सबसे तेज बौछारे गई, भादवा गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए। एक नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को। देखो यहाँ पर एक खूबसूरत सा वर्णन है। किसका वर्णन है? कि यहाँ पर भादो महीना है वो खत्म हो रहा है। भादो के बाद में असोज माह आता है और उस माह के दौरान हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो जाती है। गुलाबी गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और जो 6 ऋतुएं होती हैं उसमें से एक ऋतु होती है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। और शरद ऋतु का क्या हो रहा है? यहाँ पर आगमन हो रहा है। तो वर्षा ऋतु का जाना और शरद ऋतु का आगमन होना, उस समय का ये वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछार गई, भादवा गया। यानी भादवे के माह में ज्यादा वर्षा नहीं होती है, लेकिन एक साथ वर्षा आती, तेज बौछारों वाली, थोड़ी देर बरसती है और फिर बरसात क्या हो जाती है? चली जाती है। उस समय का ये वर्णन। ये कहता है वो समय क्या हो गया? चला गया है। यानी सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, यानी भादवे का महीना चला गया है, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब सवेरा कैसा था? किससे तुलना की है? खरगोश की आंखों से की है। किससे तुलना की है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अरे उपमान अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। खरगोश की आंखों जैसा, और बिंब भी है, दर्शी चक्षु दर्शी बिंब बन रहा है यहाँ पर। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। किस ऋतु का आगमन हुआ है? शरद ऋतु का आगमन हुआ है। और वो विभिन्न प्रकार से, यानी जगह जगह को पार करता हुआ यहाँ पर क्या हुआ? आया है। देखो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जिस तरह से मनुष्य कहीं बाहर के सफर से आता है तो विभिन्न प्रकार के पुल रास्तों को पार करते हुए आता है, वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि शरद ऋतु है, उसका आगमन हो रहा है और वो पुलों को पार करते हुए आ रही है। यानी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अपनी चमकली साइकिल तेज चलाते हुए। अब शरद किसको लेकर आया है? साइकिल। और कैसी साइकिल है वो? चमकीली साइकिल है। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। देखो ये बहुत ही कवि ने शानदार सा वर्णन किया है। साइकिल के माध्यम से वो साइकिल के सहारे आ रहा है, यानी हल्की हल्की हवा है। यहाँ साइकिल लेकर ऐसा आपको दिख नहीं रहा है कि शरद किसी साइकिल पे बैठा हुआ है, लेकिन वो एक दिखाया, मतलब मानवीकरण अलंकार की बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि साइकिल की बात, हल्की हल्की हवा चल रही है। उस हवा में विभिन्न प्रकार के जो उस समय के जीव जंतु हैं, उनके बोलने की जो आवाज आ रही है, उनको उसकी तुलना किससे की है? घंटी से की है। विभिन्न प्रकार की जो रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही है, सारे हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको बुला रहा है? यानी ऐसा मौसम बना हुआ है कि जिस समय बरसात नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार और शांत वातावरण है उस समय का। ऐसा वातावरण है, बिल्कुल शानदार और शांत वातावरण है। और ये उसका वर्णन है। उस दौरान क्या हो रहा है कि बच्चों का झुंड है वो क्या है? खेलने के लिए बाहर आ रहा है। और उसको बाहर आने के लिए बुलाया किसने? उस मौसम ने बुलाया है, उस शरद ऋतु ने बुलाया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी उस समय का जो शरद ऋतु ने इस आसमान को, यानी उस समय इतना अच्छा वातावरण है कि ना ज्यादा हवा है ना बिल्कुल कम हवा है,
ऐसा सामान्य सा है, मुलायम सा मौसम है कि क्या हो सके, पतंग ऊपर उठ सके। और इसी कारण बच्चे क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। सब बच्चे अपने घरों से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उस समय पतंग उड़ाने का सबसे अच्छा मौसम है। भादो महीना चला गया है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब देखो कवि ने आगे वर्णन किया है, कवि ने आगे कहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों का नाजुक दुनिया। कभी आगे पतंग के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज। परीक्षा में ये सवाल बनता है कि आलोक धनवा ने पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई है। ये है कि दुनिया, पतंग को कवि ने यहाँ पर दुनिया की सबसे महीन, हल्की और रंगीन चीज बताया है। दुनिया का सबसे पतला कागज हवा में उड़ सके, बांस की पतली कमानी, जो उस पे बांस की लकड़ियां लगाई जाती है उसको कमानी बोला जाता है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों का इतना नाजुक दुनिया। उस समय बच्चों की जो सीटियां हैं, किलकारियां बजनी शुरू हो जाए, तितलियों की मधुर मधुर आवाज होना शुरू हो जाए, और जो दुनिया की सबसे नाजुक, पतली, हल्की और कमानी युक्त चीज हवा में उड़ सके, और वो चीज क्या है, पतंग। किसके सहारे, बच्चों के सहारे। और इसका कारण क्या है, शरद ऋतु का आगमन। ऊपर का मौसम कैसा है, आकाश कैसा है, बहुत ही मुलायम सा आकाश है, जहां पर सबसे अच्छा मौसम है पतंग उड़ाने के लिए। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो पेग भरते हुए चलते आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग में अक्षर। अब देखो यहाँ पर कवि ने पहले पतंग की बात की, पतंग को उड़ाने की बात की, शरद ऋतु के आगमन की बात की, और फिर कवि ने बात की कि उसके बाद उन बच्चों का क्या होता है। क्या कहता है कवि, देखिए बहुत शानदार बात कहता है कि जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। क्या लाते हैं, कपास। यानी कहना चाहता है कवि कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उनके साथ क्या होता है, कपास। कपास का मतलब है कि वो मुलायमपन अपने साथ लेकर आते हैं। कपास का मतलब है यहाँ पर मुलायमपन, अपने जो शरीर में है वो मुलायमपन अपने साथ लेके आते हैं, पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के से। यानी यदि वो कहीं भी पृथ्वी में इधर हिल डुल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनको क्या दे देती है, सहारा दे देती है, उनको गिरने से बचा। जब वो दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नरम बनाते हुए, यानी उनके साथ कपास है। हालांकि छतें बड़ी कठोर होती है, लेकिन वो ऐसे दौड़ते हैं कि उनको छतें बिल्कुल क्या लगती है, नरम लगती है। उनका शरीर क्या हो जाता है, ऐसा ही बन जाता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। चारों ओर से उनको आवाजें आती, जब बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं तो उनमें वो कुछ क्या करते रहते हैं, आवाज करते हैं। तो ऐसे लगता है कि चारों दिशाओं से क्या आ रही है, कोई आवाज सी आ रही, मृदंग जो वाद्य यंत्र होता है उसकी तरह क्या आ रही है, ध्वनियां आ रही है। वो पैक भरते हुए चले जाते हैं, पैक का मतलब होता है बड़े बड़े कदम, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह वचीले अक्सर। यानी जिस तरह से डाल होती है, जैसी आवाज होगा तो उधर मुड़ जाती है, वैसे ही वो अपने शरीर को क्या कर देते हैं, वेग के साथ मोड़ देते हैं। आगे कवि कहता है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि वो बच्चे जब दौड़ते हैं, छतों पे पैक भरते हैं, तब उनके गिरने का भय बना रहता है। छतों के जो खतरनाक किनारे हैं उसके सारे उनके गिरने का क्या बना रहता है, भय बना रहता है। लेकिन उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर में जो उमंग होती है, उत्साह होती है, वो उनको क्या कर देता है, शरीर का जो संगीत होता है, उनके अंदर उमंगे भरी होती है, उनके अंदर उत्साह होता है, वो क्या कर देता है, उनको खतरनाक किनारों से गिरने से बचा देता है। और साथ में और कौन बचाता है, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे। और जो पतंग उड़ाते हैं तो उनके हाथ में एक धागा होता है, उनके सहारे भी वो क्या कर लेती है, महज धागे के सहारे उनकी ऊंचाइयां हैं, वो अपने आप अपने हाथों में उनको क्या कर लेती है, थाम लेती है। पतंगों के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आकाश में पतंगें नहीं उड़ रही है,
उन बच्चों की सुलभ इच्छाएं उड़ रही है, उन बच्चों के मनोभाव उड़ रहे हैं, उन बच्चों की खुशियां भी उड़ रही है, पतंगों के वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सारे। ऐसा लगता है कि उनके भी जीवन की जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी आकाश में क्या कर रही है, विचरण कर रही है। कहता है कि अगर वो कभी गिरते हैं छत्ता के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब भी वो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए कवि ने पतंग के माध्यम से एक बाल सुलभ मनन का एक शानदार सा वर्णन किया यहाँ पर। ये देखो वहां पर बचाया कि बच्चों के उनके जो रंध्र है, जो पतंग की धागा है, वो उनको बचा लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, अभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। अब वो मान लो वहां से गिर गए खतरनाक किनारों से और बच्चे वो क्या हो गए, बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगली बार वो छतों पर चढ़ेंगे नहीं, अगली बार वो पतंग उड़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें वो क्या करेंगे, निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आ जाएंगे, बिना डरे। वो भूल जाएंगे कि मैं इस छत से क्या हुआ था, नीचे गिरा था। उसी तरह वो अपने मुलायम शरीर के साथ निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके पास, यानी पहले से ज्यादा जोश में वो पतंगों को उड़ाते हैं, वो ज्यादा घूमते हैं और उनके पास पृथ्वी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस तरह से वो बच्चा और ज्यादा गिरने के बावजूद भी उनमें निडरता बनी रहती है। तो इस प्रकार से अपन ने ये पतंग जो कविता थी आलोक धनवा की, उसको पढ़ा। इसमें ध्यान रखना आपको कि मानविक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ में बच्चे के बाल सुलभ मन में क्या क्या विचार उठते हैं। पतंगों की तरह पतंग जिस तरह से विचरण करता है आकाश में, हवाई यात्रा को भरता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे के मन में भी इस प्रकार की मनोभाव होते हैं, वो भी हवा में उड़ना चाहता है। तो आपको मेरी ये व्याख्या कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।